नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 1 मई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम प्लाज्मा थेरेपी को डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स के द्वारा ये दावा किया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी की सहायता से कोविड-19 के क्रिटिकली इल पेशेंट्स का इलाज हो सकता है। दूसरे नंबर पर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करेंगे और तीसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे इशू रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित है। प्लाज्मा थेरेपी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कोविड-19 के वो पेशेंट्स जो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं उन पेशेंट्स को ठीक किया जा सकता है प्लाज्मा थेरेपी की सहायता से। हम इस आर्टिकल में जानेंगे ये प्लाज्मा थेरेपी आखिरकार है क्या, कैसे ये काम करती है और क्या क्या प्लाज्मा थेरेपी से नुकसान हो सकते हैं, वास्तव में प्लाज्मा थेरेपी इफ़ेक्टिव है या फिर नहीं है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी है क्या। पहले आप मुझे एक बात बताइए, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा है क्या और इसका रोल क्या होता है। देखो, हमारा जो ब्लड है ना, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिलके बना है, जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इन सभी कंपोनेंट्स में सबसे बड़ा जो ब्लड का कंपोनेंट है ना, वो प्लाज्मा ही है। 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में, 4% डब्ल्यूबीसी, 41% आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स और 0.01% प्लेटलेट्स। तो इतना जान लिया हमने, ब्लड का सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा। अब फिर से क्वेश्चन आ जाता है कि प्लाज्मा के अंदर क्या होता है। ब्लड के अंदर तो हमने जान लिया ये सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मा के अंदर क्या होता है। प्लाज्मा में देखो 90% तो पानी होता है, वाटर। पानी के अलावा सोल्ट्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें भी होती हैं प्लाज्मा में और ये सब चीज़ें 10% में आती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लाज्मा का आखिरकार काम क्या होता है। प्लाज्मा के देखो बहुत सारे काम होते हैं। सबसे मेन फंक्शन प्लाज्मा का ये है, ये ट्रांसपोर्टिंग मीडियम का काम करता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए हाथ पर किसी प्रकार की चोट लगी, कमजोरी आ गई, तो वहाँ पर विटामिन्स, मिनरल्स और नए सेल्स की आवश्यकता होगी। तो प्लाज्मा जो है जल्दी से अपना बैग भरता है, सेल्स को, विटामिन्स को, प्रोटीन्स को लेके जाएगा हाथ के पास। तो कहने का मतलब ये है प्लाज्मा बॉडी के उस हिस्से में एसेंशियल चीज़ें पहुंचाता है जहां पे आवश्यकता है। एसेंशियल चीज़ें जैसे कि सेल्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें। दूसरे फंक्शंस की बात करें प्लाज्मा के, प्लाज्मा में ही हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो इम्यून सेल्स एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं ताकि बाहर से कोई अगर पैथोजन अटैक करता है, वायरस या फिर बैक्टीरिया, उनसे लड़ा जा सके। मैं फिर से बोलता हूं, जैसे किसी वायरस ने बॉडी के ऊपर अटैक किया तो प्लाज्मा में जो इम्यून सेल्स होंगे वो इम्यून सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे ताकि एंटीबॉडीज बाहर से आने वाले वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ सकें। इसके अलावा प्लाज्मा ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है ताकि खून का रिसाव ज़्यादा ना हो, चोट लगने पर डिजीज से फाइट करने में मदद करता है और भी काफ़ी सारे क्रिटिकल फंक्शंस प्लाज्मा के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा थेरेपी की। देखो, 2 पर्सन्स हैं, ए और बी। ए पर्सन को पहले कोविड-19 हुआ तो ए पर्सन के ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ने एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस किया और एंटीबॉडीज़ ने वायरस से लड़ना स्टार्ट किया, नोवल कोरोना वायरस से। कुछ ही समय बाद ए पर्सन के एंटीबॉडीज़ ने नोवल कोरोना वायरस को हरा दिया। अब ए पर्सन पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है और ए पर्सन में एंटीबॉडीज़ अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि देखो, हालांकि ए पर्सन रिकवर कर चुका है लेकिन एंटीबॉडीज़ उसके बाद भी कुछ समय तक रहते हैं। आमदो फिर से वायरस आता है तो हम तैयार हैं, मतलब ठीक होने के बाद भी एंटीबॉडीज़ जिन्होंने हरा दिया था नोवल कोरोना वायरस को, वो ब्लड में मौजूद रहते हैं। अब बात करते हैं बी पर्सन की। बी पर्सन को भी कोविड-19 हुआ है, लेकिन देखो, बी पर्सन में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए हैं वो नोवल कोरोना वायरस को नहीं हरा पा रहे हैं और बी पर्सन काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया है। ऑलमोस्ट हार सी मान ली है बी पर्सन के एंटीबॉडीज़ ने।
तो प्लाज्मा थेरेपी में ये होता है, ए पर्सन जिसके प्लाज्मा ने ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए हैं जिन्होंने नोवल कोरोना वायरस को हरा दिया है, उस प्लाज्मा को लिया जाता है और प्लाज्मा को डाल दिया जाता है बी पर्सन में, जहां पर एंटीबॉडीज कमजोर पड़ गए हैं। तो देखो, ए पर्सन के एंटीबॉडीज प्लाज्मा की सहायता से आएंगे बी पर्सन में, तो वो वहां पे भी नोवल कोरोना वायरस को हरा देंगे। ये होती है प्लाज्मा थेरेपी। अगर फिर से 20 सेकंड में आसान शब्दों में बताऊं, ए पर्सन के प्लाज्मा ने ऐसे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए थे जिन्होंने नोवल कोरोना वायरस को हरा दिया, लेकिन बी पर्सन के एंटीबॉडीज नोवल कोरोना वायरस को नहीं हरा सके। तो ए पर्सन के प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा बी पर्सन में, ताकि वो एंटीबॉडीज यहां पर भी आ जाएं और नोवल कोरोना वायरस को हरा दें। ये देखो, कोई नई थेरेपी नहीं है। पहले भी काफ़ी सारे डिजीज़ के इलाज के लिए इस प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल होता आया है। जैसे सारस का जब आउटब्रेक हुआ था, तब भी प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। हमारे देश में अभी काफ़ी सारे राज्यों में ट्रायल चल रहे हैं, जैसे केरल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। क्या प्लाज्मा थेरेपी को इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है कोविड-19 के इल पेशेंट्स के इलाज के लिए? इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, अगर देखो हमें प्लाज्मा थेरेपी की इफेक्टिवनेस का पता लगाना है तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करने होंगे। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में क्या होता है, दो ग्रुप के पेशेंट्स हैं, मान लीजिए ए ग्रुप के पेशेंट्स और बी ग्रुप के पेशेंट्स। ए ग्रुप के पेशेंट्स को कोई थेरेपी दी जाती है, वो प्लाज्मा थेरेपी नहीं है, सिर्फ सिंपल सी कोई थेरेपी दे दी जाती है जिससे ना कोई नुकसान होता है ना कोई फायदा होता है। जबकि बी ग्रुप के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। तो बाद में रिजल्ट को एनालाइज किया जाए, क्या बी ग्रुप के पेशेंट्स जिनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, क्या वो ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं, क्या उन पे प्लाज्मा थेरेपी ने काम किया है, और रिजल्ट्स को मैच किया जाता है ए ग्रुप के पेशेंट से। तब जाके हमें प्लाज्मा थेरेपी की इफेक्टिवनेस का पता लग सकता है। अभी देखो, 3 पब्लिश्ड केस सीरीज सामने आई हैं। कोविड-19 के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी इन 3 केस सीरीज में, और टोटल 19 पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। इनमें तो रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है सैंपल साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और ये जो केस सीरीज पब्लिश हुई हैं इनमें थोड़ा बायसनेस भी है, ये इम्पार्शियल नहीं है। तो इसलिए इससे पहले कि हम बड़े स्केल पे प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करें, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होने चाहिए प्लाज्मा थेरेपी की इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए। क्योंकि देखो, सबसे पहली बात जो सिखाई जाती है मेडिकल एथिक्स में, वो यही सिखाई जाती है, डू नो हार्म। मतलब आप ठीक नहीं कर सकते तो आप नुकसान ना करो किसी पर्सन का। लेकिन काफ़ी सारे रिस्क भी इन्वॉल्व हैं प्लाज्मा थेरेपी में। सबसे पहला रिस्क तो देखो ये इन्वॉल्व है, मान लीजिए ए पर्सन के प्लाज्मा को बी पर्सन में ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो ये भी तो हो सकता है कि ए पर्सन को किसी दूसरे प्रकार का इन्फेक्शन हो और वो इन्फेक्शन भी ट्रांसफ़र हो जाए बी पर्सन में, तो इससे तो नुकसान हो जाएगा ना। दूसरा रिस्क ये इन्वॉल्व है, जब ए पर्सन के प्लाज्मा को बी पर्सन को दिया जाता है तो इससे किसी प्रकार की एलर्जी हो जाती है, हो सकती है, लंग में इंजरी हो सकती है, फीवर हो सकता है, इचिंग हो सकती है। नेक्स्ट रिस्क ये भी तो हो सकता है कि ए पर्सन के प्लाज्मा को जब बी पर्सन में ट्रांसफ्यूज किया जाए तो बी पर्सन का जो नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स है वो सप्रेस हो जाए। मतलब बी पर्सन का जो अपना इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए। नेक्स्ट रिस्क ये भी तो हो सकता है, देखो अगर ए पर्सन के प्लाज्मा को बी पर्सन में ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो बी पर्सन में जो इन्फेक्शन है नोवल कोरोना वायरस का वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये सब रिस्क इन्वॉल्व हैं प्लाज्मा थेरेपी में। अगर बड़े स्केल पे रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल नहीं किए जाते हैं और रिजल्ट हमारे सामने नहीं आता है, तब तक बड़े स्केल पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देखो और भी कंसर्न्स हैं, जैसे प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल जब होता है ना, तो हमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, जो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकें। हमें ब्लड बैंक चाहिए और उसमें प्रॉपर मशीनरी चाहिए प्लाज्मा को हैंडल करने के लिए। हमें ट्रेंड पर्सनल भी चाहिए जो प्लाज्मा को रिमूव कर सकें। इक्विपमेंट्स चाहिए जो प्लाज्मा को स्टोर कर सकें, और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी चाहिए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो प्लाज्मा हम ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं इल पेशेंट में, उस प्लाज्मा में अच्छे खासे एंटीबॉडीज़ हैं।
और ये भी चेक करना जरूरी है कि किसी और प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा बी पर्सन में जब हम प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज करेंगे। नेक्स्ट कंसर्न देखो ये है, जब प्लाज्मा पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है ना, बाकी चीज़ों से ध्यान हट जाता है। जैसे ऑक्सीजन थेरेपी है, ऑक्सीजन थेरेपी का अपना यूज़ है क्रिटिकल इल पेशेंट्स के इलाज में। क्रिटिकल इल पेशेंट्स को एंटीवायरल्स दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, लेकिन इनसे ध्यान हट जाता है जब प्लाज्मा पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। लास्ट में आर्टिकल में ये सजेशंस दिए जाते हैं, हमें देखो सभी लेवल्स पर हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की आवश्यकता है, इंक्लूडिंग रेफरल सिस्टम। मतलब जब एक हॉस्पिटल अपने स्तर पर पेशेंट का इलाज ना कर सके तो वो समय रहते उस पेशेंट को रेफ़र कर दे कि आप इस हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाइए, वहाँ पर इलाज हो सकता है। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखो मतलब ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर हिस्से में पेशेंट्स ज़्यादा हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, लेकिन दूसरे हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ा है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इन्वेंट्री का अच्छे से मैनेज करना है। नेक्स्ट सजेशन ये है, हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, प्रिवेंशन मेथड्स को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, कफिंग एटिकेट्स प्रमोट कीजिए ताकि जनता जागरूक हो, आपको खांसना है तो कैसे खांसें, क्वारंटीन फैसिलिटीज़ को और इफ़ेक्टिव ढंग से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, एक्यूरेट टेस्टिंग, इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। लास्ट में यही बोला जाता है, देखो अभी का जो समय है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब बिना सोचे समझे, बिना एविडेंस के, बिना रीज़न के हम ये नहीं बोल सकते कि आप प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर लीजिए, ये ठीक है। अरे भैया डेटा तो लाओ, एविडेंस तो दिखाओ, उसके बाद तो हम इस थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे ना। तो यही इस आर्टिकल में हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, पेटेंट का क्या मतलब है? जब देखो किसी कंपनी को किसी प्रोडक्ट के लिए पेटेंट मिलता है तो इसका मतलब ये है उस कंपनी को ये लीगल राइट मिल रहा है कि एक निश्चित समय के लिए सिर्फ वही कंपनी उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी। समझ गए? जैसे एक्स कंपनी ने ABC मेडिसिन को डेवलप किया तो एक निश्चित समय के लिए, फॉर एग्जांपल 20 सालों के लिए एक्स कंपनी को लीगल राइट मिल गया कि 20 सालों के लिए सिर्फ एक्स कंपनी ही ABC ड्रग को प्रोड्यूस कर सकती है और कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और ये पेटेंट दिया क्यों जाता है? देखो कोई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती है रिसर्च में, कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की जाती है और सारे प्रोडक्ट्स बनते भी नहीं हैं। मतलब 50 में एक प्रोडक्ट अच्छे से बनता है, तो वो सारा खर्चा मिलना तो चाहिए ना उस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। अगर आप उस कोई इंसेंटिव नहीं दोगे उस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो वो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकेगी, और सर्वाइव नहीं कर सकेगी तो इससे नुकसान किसको होगा? नुकसान देखो सबको होगा। तो आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि सरकार कर लेना ड्रग्स को डेवलप। दिक्कत तो यही है ना, सरकार से नहीं होते हैं। अगर देखो सरकार से ही ड्रग्स डेवलप होते तो चाइना, रसिया, नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे सब कुछ सरकार कंट्रोल करती है, इन देशों में सबसे ज़्यादा ड्रग बनते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ड्रग सबसे ज़्यादा बनते हैं उन देशों में जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है और इंसेंटिव मिलता है, जैसे USA। वहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को काफ़ी इंसेंटिव मिलता है, पेटेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा ड्रग्स के अच्छे से डेवलपमेंट होती है। चलो ये तो हमने कुछ बेसिक डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं इसकी कोविड-19 के संदर्भ में। अभी देखो पूरी तरह से वर्ल्ड को नॉर्मल करना है तो परमानेंट सॉल्यूशन तो एक ही है, वैक्सीन या फिर ड्रग को डेवलप करना। अच्छा आप एक बात ये भी बता दीजिए, वैक्सीन और ड्रग के बीच में क्या डिफरेंस है? बेसिक सा डिफरेंस है। वैक्सीन देखो प्रिवेंशन के लिए दी जाती है, जैसे पोलियो का टीका लगता है ताकि फ्यूचर में पोलियो ना हो जाए, और ड्रग बीमार होने के बाद दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो आर्टिकल में कहा जाता है देखो अभी भी 6 से लेकर 10 महीने लग जाएंगे जब कोई वैक्सीन या फिर ड्रग डेवलप होगी कोविड-19 के लिए।
इवन जो ड्रग या फिर वैक्सीन डेवलप होती है उसे अप्रूवल मिल भी गया मार्केटिंग के लिए, तो भी देखो ये इम्पॉसिबल है कि वो इंस्टेंटली यानी उसी समय पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल के लिए अवेलेबल हो जाएगी। क्योंकि देखो एक देश में ड्रग बनती है, वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है, तो विभिन्न देशों में अलग से अपना उनका अप्रूवल सिस्टम होता है। जैसे हमारे देश में जो ड्रग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो अलग से अप्रूवल देंगी, तो इस प्रकार से समय लग जाता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो आर्टिकल में कहा जाता है देखो पहले से इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके हमें तैयार रहना चाहिए, ताकि जैसे ही ड्रग डेवलप होती है तो बाद में ये सब दिक्कत ना आए कि अप्रूवल में टाइम लग रहा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, इसमें टाइम लग रहा है। और सबसे मेन पेटेंट संबंधित कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कोई ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोविड-19 के इलाज के लिए ड्रग डेवलप करे और पेटेंट मिल जाए उस कंपनी को, लेकिन पेटेंट की वजह से ड्रग अवेलेबल ना हो पाए विभिन्न देशों में। वैसे तो देखो आपको भी पता है हमारे देश में जो पेटेंट एक्ट है उसमें एक प्रोविज़न ये है कि महामारी की सिचुएशन में सरकार कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे सकती है किसी भी फर्म को कि आप ये ड्रग प्रोड्यूस कर लीजिए, पेटेंट वगैरह को आप इग्नोर कर दीजिए। लेकिन बात यही है ना, वो कंपनी जिसके पास पेटेंट है वो तो बोलेगी ना कि भैया हमने इतनी मेहनत से ये ड्रग डेवलप की है, हमें क्या इंसेंटिव मिला? आपने तो अपनी देश की फर्म्स को बोल दिया कि इस ड्रग को प्रोड्यूस कर लीजिए, हमारे को तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इवन वो देश जिसकी कंपनी के पास पेटेंट है, फॉर एग्जांपल यूएसए में इंडिया को बोलेगा अरे भैया आप क्या कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सम्मान तो कीजिए ना। तो इंडिया बोलेगा अभी तो महामारी है और हम तो लेजिटिमेट प्रोविजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। और अगर वो कंपनी जिसके पास पेटेंट है वो मनमाने दाम वसूलने लगती है, मतलब ज़्यादा दाम वसूलने लगती है, तो भी विभिन्न देशों की सरकारें और दुनिया भर के लोग पेशेंट्स बोलेंगे ना अरे भैया कम से कम महामारी में तो आप कम दाम रखो, आप फ़ायदा उठा रहे हो लोगों की मजबूरी का। तो ये सारे कन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। इसीलिए अभी से विभिन्न देशों की सरकारों को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को पहले से एक सहमति बना लेनी चाहिए। अगर किसी कंपनी के द्वारा या फिर कंपनीज के द्वारा ड्रग या फिर वैक्सीन डेवलप की जाती है तो उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। एडमिनिस्टर इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि ना तो इनोवेशन को डिसेंटिवाइज हो, मतलब इनोवेशन को चोट पहुंचे कि फ्यूचर में ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कतराएं इतनी ज़्यादा मेहनत करने से, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और ना ही ऐसा होना चाहिए कि ये जो ड्रग है वो रेडिली अवेलेबल ना हो या फिर बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर अवेलेबल हो लोगों को। एक सॉल्यूशन इसके लिए राइटर देते हैं कि पेटेंट पूल इस्टेब्लिश कर लिया जाए। पेटेंट पूल का क्या मतलब है? पेटेंट पूल का मतलब देखो ये है, जैसे कई सारी कंपनीज ने कोई ड्रग डेवलप कर ली, उनके बीच एग्रीमेंट हो जाता है कि हम हमारे पेटेंट्स को जॉइंटली एडमिनिस्टर करेंगे। सिंपल एग्जांपल से बताता हूं, ए कंपनी ने कोई ड्रग डेवलप कर ली कोविड-19 के लिए, बी ने भी कोई की है वैक्सीन डेवलप कर ली, सी ने भी कुछ किया है। तो इन सभी पेटेंट्स को जो कोविड-19 से संबंधित है, सभी पेटेंट्स को जॉइंटली एडमिनिस्टर किया जाएगा, जॉइंटली मैनेज किया जाएगा। एक पूल बना के उस पूल को मैनेज किया जा सकता है किसी ऑथेंटिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब मान लीजिए कोई हमारे देश में जेनरिक ड्रग बनाने वाली कंपनी है, वो जा सकती है इस पूल के पास जिसको एडमिनिस्टर किया जा रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि हमें आप लाइसेंस दे दीजिए, बदले में आप रॉयल्टी ले लीजिए, ताकि हम भी इस ड्रग को या फिर जो पूल है उसमें से किसी पर्टिकुलर ड्रग को हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इस पूल को मैनेज कर रही है वो बोलेगी ठीक है, हम आपको लाइसेंस देते हैं, बदले में आप हमें रॉयल्टी दीजिए, $10,000 एक महीने के या फिर $1,00,000 एक महीने के, जो भी हैं। तो ये जो पैसा इकट्ठा करेगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इस पूल को मैनेज कर रही है, वो देखो पीरियोडिक बेसिस पे यानी समय समय पे उस पैसे को दे देगी जो भी कंपनीज शामिल हैं इस पेटेंट पूल में। और कुछ पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है फर्दर रिसर्च करने के लिए। इससे सबको फायदा हो जाएगा, उनको भी फायदा हो जाएगा जिन्होंने
ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया है, जिनके पास पेटेंट है, और पेशेंट्स को तो फायदा हो ही जाएगा क्योंकि कोई भी कंपनी लाइसेंस ले सकती है रॉयल्टी देकर इस पूल से ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने का। अगर 20 सेकंड में मैं समराइज करूं पेटेंट पूल है क्या। पेटेंट पूल में क्या होता है, कई सारे पेटेंट्स को जॉइंटली एडमिनिस्टर किया जाता है, जॉइंटली मैनेज किया जाता है। जैसे ए कंपनी ने कोई ड्रग प्रोड्यूस की, एक्स पेटेंट है एक्स ड्रग का, बी ने वाई प्रोड्यूस की, सी ने जेड प्रोड्यूस की, और इनके पास रिस्पेक्टिव ड्रग्स का पेटेंट है, तो इनको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाएगा और उस पूल को जॉइंटली एडमिनिस्टर किया जाएगा किसी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। अब कोई दूसरी कंपनी है जिसको लाइसेंस चाहिए XYZ ड्रग को प्रोड्यूस करने का, तो वो उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएगी जो मैनेज कर रही है इस पूल को, बोलेगी आप हमें लाइसेंस दे दीजिए, बदले में रॉयल्टी ले लीजिए, और जो रॉयल्टी इकट्ठी होगी उसको शेयर किया जा सकता है पेटेंट ओनर्स के साथ, और कुछ पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है फर्दर रिसर्च करने के लिए। लेकिन देखो, ये पेटेंट पूल बनाना आसान नहीं है, कोऑपरेशन चाहिए हंड्रेड्स ऑफ रिसर्चर्स का, इनोवेटर्स का, कंपनीज का, यूनिवर्सिटीज का जो इस पूरे काम में इन्वॉल्व हैं, रेगुलेटर्स का, विभिन्न देशों की सरकारों का। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पेटेंट पूल से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल रिलीजियस फ्रीडम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में इस कमीशन के द्वारा कहा गया कि रिलीजियस फ्रीडम के मामले में इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया जाए। यह भी कहा गया इस रिपोर्ट में कि यूएसए की सरकार जो है, इंडिया की कुछ एजेंसीज और कुछ लोग जिन्होंने रिलीजियस फ्रीडम के मामले में अच्छा काम नहीं किया है, उन पर सैंक्शंस लगाए। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो यूएसए की सरकार कमीशन की इस रिकमेंडेशन को मानेगी, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि यूएसए का इसमें स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है या नहीं है, मतलब यूएसए को फ़ायदा लगता है या फिर नहीं लगता है। बहुत सारे देशों में रिलीजियस फ्रीडम का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन यूएसए की सरकार कुछ नहीं बोलती। और कई बार ऐसा भी होता है कि यूएसए रिलीजियस फ्रीडम का सहारा लेके किसी देश के साथ अपने रिलेशंस को ख़राब कर लेता है, सैंक्शंस लगा देता है। तो कहने का मतलब यही है कि यूएसए की सरकार सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है। रिलीजियस फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ये सब तो यूएसए की सरकार के पास टूल है अपना नेशनल इंटरेस्ट सर्व करने का। यूएसए की सरकार की जो अप्रोच है वो यूनिफॉर्म नहीं है इस मामले में। और अभी फ़िलहाल यूएसए के हमारे साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि यूएसए की सरकार इंडिया के ऊपर किसी प्रकार का सैंक्शन लगाएगी। बात करें इंडिया की, इंडिया ने कहा ये रिपोर्ट घटिया है, इस रिपोर्ट में कोई दम नहीं है, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं। देखो ये बात सच है कि समय समय पर इंडिया ऐसी रिपोर्ट्स को रिफ्यूट करता आया है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया इन रिपोर्ट्स को लेके सीरियस भी है। कुछ समय पहले सरकार ने नीति आयोग को बोला था कि आप दुनिया भर की इस प्रकार की जो 32 इंडेक्स रिलीज होते हैं हर साल, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, इनको ट्रैक कीजिए ताकि हम इन इंडेक्सेस में हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है ये रिपोर्ट इंडिया के हित में तो नहीं है। नुकसान ये भी होता है कि बाद में कई सारे जो और इंडेक्स जारी होते हैं या फिर कुछ दूसरी रिपोर्ट्स आती हैं, वो भी यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की इस रिपोर्ट को कोट कर देती हैं कि देखो उस रिपोर्ट में भी ये बोला गया था कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है पिछले कुछ समय में, तो बार बार इस रिपोर्ट को आगे भी कोट किया जाएगा। ये एक प्रकार से कंसर्निंग चीज़ है हमारे लिए, सरकार के लिए। इस रिपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ें कही गई हैं, जैसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो असम में आया, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है रिलीजन के नाम पर, और बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उस पर भी कंसर्न्स रेज किए गए हैं इस रिपोर्ट में। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, देखो इंडिया एक मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी के तौर पे अपने आप को एडवर्टाइज करता है। बार बार हमारे द्वारा
हमारे देश के द्वारा, सरकार के द्वारा ये बात बोली जाती है कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे प्लूरलिज्म को काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है। हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा टोलरेशन है, अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं और इंडिया एक बड़ी पावर भी बनना चाहता है। लेकिन अगर इस प्रकार की रिपोर्ट्स आएंगी जिनमें कंसर्न व्यक्त किया जाएगा इंडिया के संदर्भ में, तो ये हमारी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। और देखो, इससे भी ज़्यादा किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए कम्युनल हार्मनी, रूल ऑफ लॉ, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम बार बार एक चीज़ डिस्कस करते हैं, अगर देखो हम सब एकजुट हैं तो हम मिलकर किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं, इंडिया को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। लेकिन हम आपस में ही बटे हुए हैं, हम लड़ रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या फिर किसी दूसरी आइडेंटिटी के नाम पर, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। पास्ट में ब्रिटिशर्स ने भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, डिवाइड एंड रूल की रणनीति अपनाई। इसलिए हमें एकजुट होकर हमारे देश को आगे ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। कम्युनल हार्मनी का होना हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? प्लाज्मा थेरेपी। दूसरे नंबर पर पेटेंट यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और तीसरे नंबर पर रिलीजियस फ्रीडम। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।